हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई दृष्टि घटना चक्र 2024 के बारे में। और इस वीडियो में जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे कुछ भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है। ठीक, बिना किसी देरी के डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, और इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना, समझ लेना। और इसका जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 2007 से जो वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन जो प्रतिवर्ष किया जा रहा है। ठीक, यानी कि प्रथम वर्ष पहली बार जो है 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन किया गया था। ठीक, इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये WIPO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें क्या रहा है, WIPO के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स, ठीक है ना, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया। और इस साथ ही इस सूचकांक में प्रकाशन में जो है सॉरी कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI की सहयोगी भूमिका रही है। ठीक, टॉपिक का ये सबसे मोस्ट पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्मृति तथ्य, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक, तो 27 सितंबर 2023 को जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को जारी किया गया। 2023 में यह इसका 16वां संस्करण है। और आगे बात की जा रही है, इस संस्करण का शीर्षक जो है ये अनिश्चितता की स्थिति में है। ठीक, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, ठीक, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये थीम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। यानी कि 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो है स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष टॉप स्थान पर मिला है। ठीक, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वहीं आगे बात करें तो कह रहा है कि अर्थात इसे जो है विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। किसे? स्विट्जरलैंड को। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, 13 साल से लगातार टॉप स्थानों पे है। सेकंड टॉप स्वीडन और तीसरे स्थान पे जो ये है अमेरिका। ठीक, अब बात करते हैं आगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 अंतिम 5 अर्थव्यवस्थाएं। तो सबसे अंतिम स्थान पे अंगोला, सबसे टॉप स्थान पे कौन है? आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, और स्वीडन, और उसके बाद जो है अमेरिका है। ठीक, सबसे अंतिम स्थान पे अंगोला है। और अब इसमें बात कर लेते हैं इंडिया की रैंक क्या है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपने देखना है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे बात की जा रही है वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई मध्यम एवं निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं जो है अपने आर्थिक विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार के संदर्भ में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स की संज्ञा दी गई है। GII 2023 में कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को जो है GII इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है भारत के बारे में, यहाँ कह रहा है भारत जो है मालडोवा गणराज्य, भारत, मालडोवा गणराज्य तथा वियतनाम, 3 देश हैं, भारत, मालडोवा गणराज्य और वियतनाम। लगातार 13वें वर्ष जो है 2011 से 2023 इनोवेशन परफॉर्मेंस घोषित किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इनोवेशन ओवर परफॉर्मर की श्रेणी में नहीं आता है? ये 3 देश दे देगा, भारत, मालडोवा गणराज्य और वियतनाम। चौथा देश वो शामिल किया जाएगा जो इस श्रेणी में नहीं है। ठीक,
इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की जो 40वीं रैंक है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक। अंतिम स्थान पे अंगोला है और भारत की रैंक जो है ये 40वें स्थान है। भारत की ये भी याद कर लेना, भारत जो है ये भारत, मालदोवा गणराज्य और वियतनाम, ये 3 देश ऐसे हैं जो लगातार 13वें वर्ष जो है इनोवेशन परफॉर्मर घोषित किए गए हैं, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किए गए, ठीक। वही इम्पोर्टेंट जो भी था हो गया है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत जो है वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स, बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई है। टोक्यो टोक्यो और योकोहामा, क्या टोक्यो योकोहामा जापान का शहर है जो है विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब बन गया है, ठीक। आगे विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर शामिल हैं। तो इसमें बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भारत के 100 शहरों विश्व के 100 शहरों में से भारत के 4 शहरों को शामिल किया है, जिसमें कौन कौन से शहर हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ठीक। अब बात करते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के बारे में, ठीक। यहाँ पे इसके हिस्ट्री के बारे में बात की है, मतलब उसके जो पास्ट है, ठीक। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2024 की रैंकिंग एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्रविधि मेथडोलॉजी पर आधारित है, ठीक है ना। इस प्रविधि के अंतर्गत जो है किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त करके 18 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र निम्नवत है, जिसमें शिक्षण है, अनुसंधान, परिवेश है, अनुसंधान, गुणवत्ता है। चौथे स्थान पे जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और 5वें स्थान पे उद्योग है, ठीक। आगे बात करते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। तो यहाँ देख लो 27 सितंबर 2023 को जो है टाइम्स हायर एजुकेशन, THE बोलते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 को जारी किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक। इस रिपोर्ट का जो है यह 20वां संस्करण है और 2024 की रैंकिंग में विश्व के 108 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1904 विश्वविद्यालयों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग में जो है अमेरिका की सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया है। अमेरिका के सबसे अधिक संस्थानों को शामिल किया गया है। और टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK में, ठीक है ना, को जो है प्रथम स्थान मिला है। आगे बात की जा रही है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं शीर्ष 3 विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो है टॉप स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, UK का है। वहीं सेकंड स्थान पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है और तीसरे स्थान पे जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का तीसरे स्थान पे। यहाँ पे पहले स्थान पे UK का विश्वविद्यालय और दूसरे और तीसरे स्थान पे अमेरिका के विश्वविद्यालय, ठीक। आगे बात करते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में प्राप्त नहीं कर सका है, ठीक। आगे बात करते हैं सद्य या इस रैंकिंग के दौरान जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, क्या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है भारत का शीर्ष स्थान है, ठीक। आगे बात की जा रही है इस रैंक समूह 201 से 250 में शामिल किया गया है, ठीक है ना, किसे? भारतीय बेंगलुरु को, ठीक है ना, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 200 स्थान तक तो नहीं आया, 200 स्थान से जैसे 201 स्थान से 250 स्थान की श्रेणी में जो है भारत का बेंगलुरु इंस्टीट्यूट आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। 91 संस्थान तो आए लेकिन ये अंत में है, ठीक है ना, टॉप में नहीं है। यही बात कर लेते हैं वैश्विक टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय या फिर बोल सकते हैं THE रैंकिंग 2024 में शीर्ष 5 विश्वविद्यालय, ठीक है ना। 201 से 250 की श्रेणी में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक आया है, ठीक है ना। भारत में देखा जाए तो ये टॉप है, ठीक। वहीं 500 से 600 501 से 600 की रैंकिंग में अन्ना विश्वविद्यालय ये चेन्नई तमिलनाडु में का स्थान है, और भारत में देखें तो ये दूसरे स्थान पर, ठीक। वही बात करें इसमें दो याद कर लो, दो में ही पूछा जाएगा। तीसरा देख लो, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तीसरे स्थान पे, और रैंक की बात की जाए तो 501 से 600 के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, ठीक है ना, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है 600 से 800 की रैंक प्रदान की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूछा जा सकता है कि जो THE के द्वारा विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, ठीक, या स्थान मिला है, ठीक। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दूसरा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र निर्माता निर्माण पहल, ठीक। भारत संयुक्त राष्ट्र निर्माता निर्माण पहल, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं वैश्विक दक्षिण शब्द की शुरुआत उन देशों के संदर्भित करती है जो औद्योगिकरण के युग से बाहर हो गए थे, और वैश्विक दक्षिण शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1969 में जो है राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओलेग्सुई के द्वारा किया गया था। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि वैश्विक दक्षिण में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। इसमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, और कैरेबियन है, और एशिया है। एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है ना, इजराइल है, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर जो है ओशिनिया, एशिया पूरा शामिल है, लेकिन इसमें जो है इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है। ओशिनिया में जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी के छोटे छोटे पार्ट है ना, बहुत सारे शामिल है, के क्षेत्र शामिल है, ठीक। वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें जो है विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जो है जाना जाता है। वही जबकि वैश्विक उत्तर ग्लोबल नॉर्थ अत्यधिक समृद्धि वाले राष्ट्र हैं जो ज़्यादातर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वैश्विक ग्लोबल साउथ देशों के लिए एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल को प्रारंभ किया गया, और इसमें बात की जा रही है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की घोषणा जो है न्यूयॉर्क में इंडिया UN फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की थी, ठीक। आगे देखते हैं, इस कार्यक्रम में जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित जो प्रमुख लोगों ने भाग लिया था। और भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के उद्देश्य जो है वैश्विक दक्षिण के देशों में क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना है, ठीक। वहीं आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है 5 सितंबर 2023 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान, ठीक है ना। और 18 से 19 सितंबर 2023 को जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं 20 सितंबर 2023 को जो है क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन हुआ, ठीक। आगे बात की जा रही 18 से 26 सितंबर 2023 को जो है UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के दौरान जो है
उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। वही संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक, के 78वें सत्र का मुख्य विषय, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कि विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। ठीक, आगे बात करते हैं। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2023, कब 1 जून 2023 को जो डेनिस फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित हुए थे। और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 30 सितंबर 2023 को अमेरिका की यात्रा पर रहे थे। ठीक, इस दौरान जो 22 से 26, यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया था इसमें, एस जयशंकर ने लिया था, ठीक है ना। और इस सत्र की इस बार जो अध्यक्षता, ये 77वें सत्र की अध्यक्षता जो है ये की थी कसावा हंगरी ने। ठीक, और इस बार जो 78वां इसका सत्र था और इसके अध्यक्ष थे, एक मिनट, इस दौरान जो 22 से 26 सितंबर 2023 के मध्य उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा UN 78वें का जो प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, ये है 78वें जो सत्र था, इसके जो अध्यक्ष थे वे डेनिस फ्रांसिस थे। और इससे पहले वर्ष पिछली साल वाले जो अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी ये कसावा कोसोक्रोसी हंगरी के थे, इन्होंने की थी। ठीक, अब बात करते हैं भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और यहाँ पे केवल हम वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में कि इस बार जो 45वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन हुआ 10 से 25 सितंबर के मध्य, ठीक है ना, रियाद सऊदी अरब में। पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहाँ हुआ, सऊदी अरब में हुआ, रियाद, ठीक है ना। और इस बार जो है कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। वहीं बात करें इंडिया के कितने, इंडिया के 2 स्थानों को शामिल किया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये जो है कर्नाटक में। शांति निकेतन 41वें स्थान और ये होयसल के पवित्र मंदिर ये 42वें स्थान पे शामिल किए गए। ठीक, इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है यूनेस्को में भारत के जो स्थान शामिल हुआ था वो आगरा का किला शामिल हुआ था वर्ष 1983 में। दूसरे स्थान पे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे जो है ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ठीक है ना। इस प्रकार से शामिल हुए और 1983 में। और चौथे स्थान पर ताजमहल शामिल हुआ। ठीक, अब जो लेटेस्ट है इसको देख लेते हैं। लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, कर्नाटक का होयसल मंदिरों को शामिल किया गया। यहाँ पर 1 मिनट बता देता हूँ, ठीक है ना। ये लेटेस्ट है, उससे पहले पश्चिम बंगाल को ये दोनों एक साथ 2023 में शामिल किए गए। 2021 में जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर बोलते हैं तेलंगाना में, ये शामिल किया गया, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, और इससे पहले जो है धौलावीरा को शामिल किया गया वर्ष 2021 में। ठीक, प्राकृतिक स्थलों में बात करें तो इसमें जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया। यहाँ पर लेटेस्ट ही केवल देखना है, ठीक है ना। तो 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण को शामिल किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, भारत में केवल एक ही स्थल मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, 42वां, ठीक है ना, 2016 में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं I2 U2 के बारे में। पहले तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि I2 में कौन शामिल है और U2 में कौन शामिल है। ठीक, समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण। तो I2 U2 समूह में 4 देश शामिल है। I2 में जो है इंडिया और इजराइल शामिल है। वही U2 की बात करें तो USA और ये संयुक्त अरब अमीरात या फिर UAE शामिल है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं पारस्परिक रूप से जो है पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यह आयोजन होता है। इसमें जो है जल, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, ये सारे क्षेत्र शामिल है, ठीक है ना। इन पर चर्चा की गई। और यहाँ देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य के बारे में। 22 सितंबर 2023 को, कब, 22 सितंबर 2023 को I2 E2 समूह के द्वारा जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम
जॉइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया गया, इम्पोर्टेंट है। और U2 समूह देशों के द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। और U2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अन्वेषण के क्षेत्र में जो है क्षमताओं, संसाधनों और विजन के एक उल्लेखनीय अभिसरण के रूप में जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और आगे यहाँ देख लेते हैं, U2 देशों के मध्य जो है यह संयुक्त अधिवेशन जो है ये आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप है। और U2 समूह में शामिल 4 देशों आर्टेमिस समझौता के हस्ताक्षर करता है। ज्ञातव्य है कि 14 जुलाई 2022 को U2 समूह के शासनाध्यक्ष का जो है पहला शिखर सम्मेलन आभासी रूप से किया गया था, ठीक। ये कोविड-19 के चक्कर में। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत कनाडा विवाद के बारे में, ठीक है ना। तो ये भारत कनाडा विवाद आपको पता ही होगा। 18 सितंबर 2023 की बात है। फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जो उनका निम्न सदन है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है और वहाँ पर लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जो है सिख नेता थे हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या में भारत के सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। इन्होंने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के द्वारा कराई गई है, ठीक है ना। यह हत्या में भारत सरकार का हाथ शामिल है। वहीं बात की जा रही है कि ध्यातव्य है कि 5 आइज इंपॉर्टेंट है। 5 आइज में कई बार कंट्री पूछ लेता है कि 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है ना। अभी बताते हैं। 5 आइज के द्वारा जो साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर कनाडा सरकार के द्वारा जो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है भारत की संलिप्तता का दावा किया गया, ठीक। 5 आइज रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर जो कनाडा सरकार ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है भारत सरकार के द्वारा कराई गई है। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को जो है देश से निष्कासित कर दिया गया। कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायोग से एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से बाहर कर दिया, ठीक। वहीं आगे बात की जा रही है, भारत ने जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामले में अपनी किसी भी प्रकार की संलग्नता से इनकार कर दिया, ठीक। भारत ने इस बारे में मना कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। वही यहाँ पे अगर हम बात करें कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को जो है भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया। पहले कनाडा ने निकाला, ठीक, फिर भारत ने निकाल दिया कनाडा के राजनयिक को, ठीक। आगे बात करते हैं। साथ ही भारत ने कनाडा पर भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकवादियों को जो है सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया। भारत ने कहा था कि कनाडा जो है आतंकवादियों को आश्रय देता है, ठीक। वहीं आगे कह रहा है, हाल ही में कनाडा के द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर जो हस्ताक्षर होने को तो उसको भी रोक दिया है, ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है कई बार के 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक। तो 5 आइज इंटेलिजेंस, 5 आइज एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन है, इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक। इस संगठन के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा और न्यूजीलैंड। देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास पास है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना भाई। अमेरिका के पास ये कनाडा पास पास है, ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर लेना। और यूके, तो इस प्रकार से 5 देश शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड शामिल है, 2 देश हो गए। और अमेरिका के साथ जो है कनाडा शामिल है, 2 देश हो गए, मतलब 4 देश हो गए। और एक देश बचा यूके। तो ये पांचों देश जो है 5 आइज कंट्री में शामिल हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड, अमेरिका के पास कनाडा, 4 देश हो गए। 5वां देश है जो ये यूरोप में पड़ता है, यूके, ठीक। ये राष्ट्र जो अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जानकारी के लिए करते हैं और वह खुफिया मामलों पर सहयोग करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है। OIML मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एक अंतर सरकारी संधि संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। OIML का मुख्य कार्य जो है विधिक माप विज्ञान कानून में प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण करना है। और OIML का मिशन देशों को प्रभावी
विधिक माप विज्ञान अवसंरचना को स्थापित करने में सक्षम बनाना है, जो परस्पर संगत, म्यूचुअली कंपैटिबल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करता हो। वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 64 है। ठीक, कितनी 64 है। यहाँ देख लेते हैं। 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार भारत विश्व भर में बाट और मापन, वेट एंड मेजर्स उपकरणों के बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो है ये प्राधिकरण बन गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे बात की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाट या मापन उपकरणों को बेचने के लिए OIML मॉडल अनुदान प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य होता है। यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। और भारत जो है विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब जो है OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत 13वां देश है। बाकी इससे पहले जो है ये 12 देश यहाँ देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट केवल यही है, भारत 13वां देश बन गया है OIML सर्टिफिकेट जारी करने वाला। भारत वर्ष 1956 में जो OIML का जो है सदस्य राष्ट्र बना था। आगे बात करते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें हम बात करेंगे स्मृति तथ्य के बारे में। यह जो रैंकिंग है सितंबर 2023 में IMD को बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी की गई। तो IMD जो है ना ये जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जारी की गई। ठीक है ना, यह इस रैंकिंग का 10वां संस्करण है, याद कर लेना। विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2023 में विश्व की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। ठीक, टॉप स्थान पे जो है ये स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे लग्जमबर्ग और तीसरे रैंक पे जो है ना ये आइसलैंड। पहला स्थान याद कर लेना, पूछा जा सकता है कि WTR जो रैंकिंग जारी की है 2023 में, इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक, आगे देख लेते हैं। WTR 2023 में सम्मिलित 64 देशों की सूची में भारत ने 56वां स्कोर प्राप्त किया है। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत ने जो है ये इसका 56वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 2022 में देख लेते हैं, भारत का जो है 52वां स्थान था। ठीक, आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023। स्मरणीय तथ्य इसमें देखते हैं सितंबर 2023 में जारी US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार जो है यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का जो है खिताब जीता। उल्लेखनीय है कि इस सूची में भारत के 30वें स्थान पर स्थित है। इस सूची में भारत जो है 30वें स्थान पर स्थित है। वहीं 2022 में भारत जो है 31वें स्थान पर था। ठीक, आगे बात करते हैं। स्विट्जरलैंड वर्ष 2022 में इस सूची में प्रथम स्थान पर था और इस रिपोर्ट की सूची में कनाडा दूसरे स्थान पर था। कब? 2022 में। इस क्रम में तीसरे स्थान पर स्वीडन था और चौथे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। अमेरिका जो है इस सूची में 5वें स्थान पर था और वर्ष 2022 में यह चौथे स्थान पर था। ठीक, ध्यातव्य है कि इस सूची में ईरान को अंतिम स्थान 87वां स्थान प्राप्त हुआ। ईरान को जो 87वां स्थान प्राप्त हुआ, इम्पोर्टेंट है। और 87 देशों को शामिल किया गया जिसमें सबसे अंतिम स्थान पर जो है ये ईरान है। ठीक, अब बात कर लेते हैं विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान में USA की है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है, फिर जर्मनी, जापान और फिर 5वें स्थान पे भारत की है। ठीक, आंकड़े 2 जनवरी तक जो मतलब अद्यतन है तक 2 जनवरी तक के आंकड़े हैं यहाँ पे। आगे जो बात की जा रही है, जॉर्जिया के द्वारा
हिंदू विरासत माह को घोषित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ देखते हैं, हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े धर्म और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसमें जो है 100 से अधिक देशों में लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 मिलियन हिंदू, ठीक है ना, धर्म के अनुयायी रहते हैं। 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग। आगे बात की जा रही है, अगस्त 2023 में अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम है जॉर्जिया, और इस राज्य के गवर्नर का नाम है ब्रायन केम्प, और इन्होंने जो आधिकारिक तौर पर अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, ठीक है ना। तो अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया और वहाँ के गवर्नर है ब्रायन केम्प, इन्होंने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना के रूप में घोषित किया। इसका रीजन है, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म जो है अक्टूबर महीने में सबसे अधिक होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, नवरात्रि, दशहरा और गांधी का जन्म भी जो है अक्टूबर महीने में हुआ था, और हिंदू त्यौहार, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना, इन्होंने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ देख लो। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया को निंदा करते हुए जो है एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया। अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के बारे में, ठीक। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, ठीक, को जो है ऑस्ट्रेलिया सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जो प्रतिवर्ष जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का जो मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक जो है संकेतकों के आधार पर किया जाता है, ठीक। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक के 17 संस्करणों को जारी किया गया, और इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों या क्षेत्रों, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% जो है शामिल किया गया। इस सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के इस औसत स्तर में 0.42% की गिरावट दर्ज की गई, ठीक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। और विश्व का सबसे अशांतिमय क्षेत्र जो है ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का उत्तरी भाग और मध्य पूर्व भाग अशांतिमय क्षेत्र में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह जो है विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक। तो 3 जो शीर्ष देश हैं वो देख लेते हैं। यूरोप में, वैसे कंटिनेंट की बात की जाए तो यूरोप सबसे अधिक शांत क्षेत्र है, और उस कंटिनेंट में देश की बात की जाए तो आइसलैंड जो है सबसे अधिक शांत देश है, फिर डेनमार्क, उसके बाद जो है आयरलैंड, ठीक। अब अशांत देश की बात करी जाए तो सबसे टॉप पे सबसे टॉप जो है अफगानिस्तान में सबसे अधिक अशांति है, फिर यमन, उसके बाद जो है सीरिया, ठीक। अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं भारत जो है 126वें स्थान पे है। भारत 126वें स्थान पे है, और वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ जो भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। देखो, सबसे अधिक शांतिमय कंटिनेंट में यूरोप है। देश की बात की जाए तो ये आपका आइसलैंड है, ठीक। अब बात करते हैं सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं एशिया में सबसे अधिक शांत जो देश है ये भूटान है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक शांत भूटान है, और भारत की रैंक जो है 126वीं है, ठीक। अब बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के बारे में। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी तत्परता यानी कि रीडनेस के आधार पर जो मूल्यांकन करता है। स्मरणीय तथ्य यहाँ देख लेते हैं। 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जो ऊर्जा संक्रमण जारी किया गया, यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत जो है प्रकाशित की गई थी। और
आगे देखें, उल्लेखनीय है कि यह इस रिपोर्ट का जो है 13वां संस्करण होगा और इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जो है 120 देशों को शामिल किया गया। ठीक, टॉप 3 देश देख लेते हैं ऊर्जा संक्रमण में। टॉप जो है ये स्वीडन है, ठीक, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे नॉर्वे। अंतिम 3 देश देखते हैं, तो सबसे अंतिम स्थान पे यमन, उसके बाद जो 119वें स्थान पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 118वें स्थान पे जो है तंजानिया। इसमें जो भारत की रैंक की बात करी जाए तो भारत की रैंक जो 120 देशों में 67 है, मतलब 67वें स्थान पे है भारत। ठीक है ना। भारत की रैंक 67 है 120 देशों में और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। आगे बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो यहाँ भी देख लेते हैं 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में जो 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। और सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रति वर्ष जो है वैश्विक अवलोकन प्रदान करते। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। ठीक, सतत विकास जो रिपोर्ट 2023 है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्मरणित तथ्य देखते हैं 21 जून 2023 को, कब 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको बोलते हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN के द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई और यह रिपोर्ट जो है 8वां संस्करण है। ठीक, वहीं इसका जो शीर्षक की बात करें तो ये शीर्षक है इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस। ठीक, और रिपोर्ट के अंतर्गत जो SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया और SDG सूचकांक 2023 के अंतर्गत जो कुल 166 देशों को आच्छादित किया गया और इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर जो है सबसे खराब संभावित परिणाम 0 हो सकता है और सबसे अधिक जो है ये 100 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं इसमें जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया, फिर दूसरे स्थान पे स्वीडन और तीसरे स्थान पे डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक, इसी प्रकार से अंतिम 3 देश की बात करें तो सबसे अंत में दक्षिणी सूडान है। ठीक, और भारत की रैंक की बात करें तो ये भारत की रैंक जो है ये 112वीं है। ठीक, यही इम्पोर्टेंट है इस पूरे में, भारत की रैंक 112वीं है सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक में। ठीक, आगे अगर हम यहाँ टेबल की देखते हैं तो टेबल में देख लो ब्रिक्स देशों की स्थिति है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील का स्थान 50, रूस का 49, ठीक है ना, और भारत की रैंक जो है ये 112वें स्थान, चीन की 63 और दक्षिण अफ्रीका की जो है 110 है। भारत की याद कर लेना, सतत विकास जो सूचकांक है इसमें भारत की रैंक 112वीं है। ठीक, अब बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 27 जून 2023 को जारी की गई थी QS के द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई और इस रैंकिंग में 20वां संस्करण है। ठीक है ना। आगे बात की जा रही है नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना, MIT जो अमेरिका लगातार 12वें स्थान पर शीर्ष है। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसमें जो है टॉप किया है MIT ने, अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की तो भारत में जो है कुल 45वें शामिल है। ठीक है ना, भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं, तो शीर्ष 5 भारतीय संस्थान। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 100, देखो 2024 की रैंक इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये 2023 की है। तो टॉप किया है बॉम्बे ने, ठीक है ना, इसकी रैंक है 149वीं और फिर उसके बाद है IIT दिल्ली, इसकी रैंक है 197। ठीक, 2024 में। वही बात करें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसकी रैंक है 225। ठीक, यहाँ पे टॉप किसने किया ये देख लो आप, ये जो है बॉम्बे ने टॉप किया। ठीक, अब बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023,
यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है ना, चाहे किसी भी से आ जाए। तो 22 जून 2023 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई और एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग का 11वां संस्करण इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वहीं आगे बात करें तो स्मृति तथ्य में देख लो, वर्ष 2023 में एशिया महाद्वीप के 31 देशों या फिर 669 शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। जापान के 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल है और वहीं चीन के जो 95 हैं और भारत की बात करें जाए तो भारत के जो है 75 विश्वविद्यालयों को तीसरे स्थान पर शामिल किया गया, ठीक है ना। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय MIT, अभी आप एक मिनट, इसमें जो है शीर्ष 3 विश्वविद्यालय जिसमें सिंगुआ जो विश्वविद्यालय, ठीक है ना, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट, ये टाइम्स हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो है चीन का विश्वविद्यालय सिंगुआ विश्वविद्यालय ने टॉप किया है, ठीक है ना। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये QS बर्ड यूनिवर्सिटी रैंक, इसमें टॉप किया था किसने, अमेरिका की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जिसका नाम था MIT, ठीक। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें दूसरे स्थान पे और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में से भारत के कुल 4 संस्थान शामिल किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना कौन कौन से वे शिक्षण संस्थान है जो टॉप 100 में शामिल है, ठीक। एक तो भारतीय विज्ञान बेंगलुरु संस्थान है, ठीक है ना। फिर JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर, ये कर्नाटक का। और तीसरे स्थान पर जो है ये है शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का, ठीक। इसकी रैंकिंग जो है 48 है और समग्र रैंक स्कोर जो 53.3। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। तो यहाँ देखते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। स्मृति तथ्य देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार जो हांगकांग रैंक 1 प्राप्त किया विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, ठीक है ना। सबसे महंगा शहर हांगकांग है, ठीक, रैंक 1 प्राप्त की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इस वर्ष शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर शामिल किए गए, हांगकांग और जो है सिंगापुर, ठीक, एशिया के हैं। इसके विपरीत विश्व के तो सबसे सस्ते शहर की बात करें, सबसे कम महंगे, ठीक है ना, तो ये एशिया में ही शामिल स्थित है। और इन शहरों की बात कीजिए, पाकिस्तान में एक कराची और दूसरा इस्लामाबाद, ठीक। भारत के शहर की बात की जाए तो ये मुंबई का शहर है, ठीक, महाराष्ट्र राज्य में। 2023 में इसकी 147वीं रैंक थी, 2022 में इसकी जो है 127वीं रैंक है, ठीक। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के बारे में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 30 नवंबर 2023 को EIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सिंगापुर एवं ज्यूरिख ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, रहने के लिए जो विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। और जबकि दमिश्क, क्या नाम है, दमिश्क सीरिया का शहर है जो विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया, ठीक। आगे बात करते हैं विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर भी शामिल है, जिसमें चेन्नई है 163वें स्थान पर और अहमदाबाद 166वें स्थान पर। वही बात करें कि इस सूची में कुल 173 शहरों को जो है शामिल किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जो ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 जो है जारी किया गया। इस सूचकांक में जो विश्व के 173 देशों को शामिल या 173 शहरों को शामिल किया गया, ठीक। आगे बात करते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। तो यहाँ देख लो, वियना ऑस्ट्रिया को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसे, वियना ऑस्ट्रिया को। और कोपेनहेगन डेनमार्क तथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को जो है ये क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान
प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क जो सीरिया को जो है सूचकांक में अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं सूचकांक में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 कौन कौन से वे भारतीय शहर हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया। 141वीं रैंक के साथ जो है नई दिल्ली को शामिल किया गया। 141वीं रैंक के साथ मुंबई को शामिल किया। 144 रैंक के साथ चेन्नई। 147वीं रैंक अहमदाबाद। 148वीं रैंक के साथ जो है बेंगलुरु को शामिल किया गया। आगे बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार 2006 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए। इस रिपोर्ट को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को मापन करना था। ठीक, आगे बात करते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। तो यहाँ देख लो 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 17वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई और यह रिपोर्ट जो निम्नलिखित 4 आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। ठीक, जो 4 स्तंभ हैं वो हैं आर्थिक भागीदार और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य उत्तरजीविता और चौथा जो है ये राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक, आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट में जो 140 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। वहीं रिपोर्ट 2023 में जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल का स्कोर जो है 68.4 मतलब 68.4% रहा है। ठीक, आगे देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो अभी तक कोई भी देश जो है पूर्ण लैंगिक समानता यानी फुल जेंडर पायरिटी को प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक, हालांकि सूचकांक में शामिल 9 देश शामिल है। ठीक है, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी और निकारागुआ। नामीबिया और लिथुआनिया ने जो न्यूनतम 80% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं शीर्ष 3 देश के बारे में। तो इसमें जो है आइसलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर बात करते हैं नॉर्वे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिनलैंड ने जो है ये तीसरा स्थान प्राप्त किया। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश। ठीक, तो जो खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे अधिक खराब प्रदर्शन किया है ये अफगानिस्तान में। ठीक है ना, इसके बाद जो है 145वें स्थान पे चाड और 144वें स्थान पे जो है अल्जीरिया। ठीक, आगे देखते हैं भारत ने जो अब तक 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया। भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों में सुधार हुआ। 2023 में भारत की रैंक 127वीं है। वही बात करें 2022 में, तो 2022 में भारत की रैंक 146 थी। ठीक है ना, 2022 में भारत की 140 देशों में 135वीं रैंक थी और 2023 में जो है ये भारत की रैंक 127 है। ठीक, अब बात करते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। तो इसको भी देख लेते हैं।